Hello students, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. हाँ बेटा, देखो कल मैं आपको जो कंपोजिशन अपने कर रहे थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, एक एसएन रिएक्शन होने के लिए क्या क्या पार्ट होने चाहिए, तो उसमें हमने ये देखा था बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बेसिसिटी से कैसे सेपरेट करते हैं हम, ये हमने कल देखा। फिर हमने दूसरा पार्ट लिया सबस्ट्रेट का। तो सबस्ट्रेट में की साइट कैसा होना चाहिए, जिसमें हिंड्रेंस लेस होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और उसके साथ अटैच लिविंग ग्रुप जितना पुअर होगा उतना ईजिली निकलेगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट पर काफी डिटेल डिस्कस किया हमने कि जिस कार्बन पर आप रिएक्शन करना चाहते हैं वो कायरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा कायरल हो सकता है या नहीं हो सकता हो। तो उस कायरल होने पर फिर हमने काफी सारी केमिस्ट्री डिस्कस की भाई, जब कायरल एक सेंटर होता है तो एक्चुअली वो एक मोलिक्यूल नहीं होता है, वो दो में एग्जिस्ट करता है। और ऐसे दो कायरल सेंटर होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल निकाल के देखते हैं, और मैंने आपको फार्मूले बताए। तो उनके अंदर कुछ ऐसे रिलेशंस निकलते हैं, अगर उन रिलेशंस में कोई ऑप्टिकल आइसोमर तो है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो वो मीजो हो सकता है या आइडेंटिकल हो सकते हैं। और अगर कोई मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो उसको हम एनेंशियोमर बोलते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव रहते हैं साथ में। तो इनका कैलकुलेशन भी बेटा मैंने सिखाया था आपको। आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे, how can we recognize the given molecule among the whatever the condition of that molecule, कि वो आपका मीजो है, either it is meso और enantiomer और identical। तो ये सिखा रहा हूँ आज मैं। तो थोड़ा 3D का पार्ट है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ रूल रेगुलेशन से सीखेंगे ये हम। तो आज हम करते हैं। इसके लिए हमको कुछ तो देखते हैं आज हम how to recognize molecule as identical है वो, मीजो है या एनेंशियोमर है। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेटा हम एक हेल्प लेंगे। जो इसके लिए हम हेल्प लेंगे वो हेल्प लेंगे एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर का, जिसको हम आर एस नेमिंग भी बोलते हैं, आर एस नेमिंग भी बोलते हैं। आर एस नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सीक्वेंस जो है, हम इसको बोलते हैं सीआईपी रूल जो है, सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस चेक करते हैं हम। तो इस सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं हम कोहन कोहन इन गोल्ड प्रीलोग, या शॉर्टकट में बोलोगे बेटा सीआईपी रूल। ये जो होता है सीक्वेंस डिसाइडिंग रूल है ऑफ ग्रुप। तीन साइंटिस्ट थे, इन कोहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, उनके बेस पर ये रूल था। ये रूल क्या कहता है
कि आप डायरेक्टली अटैच एटम देखो, जो भी आपका की सेंटर है, जो भी आपका स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर से डायरेक्टली अटैच एटम देखो। तो लुक डायरेक्टली अटैच एटम टू स्टीरियो जेनिक कार्बन, या सेंटर बोलते हैं जिसको, ये कार्बन। तो उसमें जितने एटम होंगे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको आप प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। प्रायोरिटी उसकी हाई प्रायोरिटी करोगे। एटॉमिक नंबर हाई तो प्रायोरिटी हाई होगी। जैसे एज एग्जांपल, ये आपके पास कायरल सेंटर है, आपके पास सपोज कोई कायरल सेंटर है, और उस कायरल सेंटर में आपने क्या किया है, कोई ग्रुप अटैच किए। सपोज एक ग्रुप अटैच है आपका हाइड्रोजन, एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन ले लो या कुछ भी ले लो, क्लोरीन, एक ले लिया आयोडीन। अब इन चारों जो ये कायरल सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है बेटा आपका। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर पर जो एटम है उन सबको आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। तो एटॉमिक नंबर देखो सबसे ज्यादा आयोडीन का है, इसके बाद किसका आएगा देखो एटॉमिक नंबर, आयोडीन के बाद, आयोडीन के बाद बेटा किसका आएगा प्रायोरिटी, क्लोरीन, फिर किसका आएगा फ्लोरीन, सबसे कम हाइड्रोजन। तो मैं कहूंगा प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, चाहे तो 1 लिख लो चाहे ए लिख लो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सपोज ए प्रायोरिटी इसकी है, फिर बी प्रायोरिटी क्लोरीन की है, फिर सी प्रायोरिटी फ्लोरीन की है, फिर डी प्रायोरिटी, डी का मतलब लास्ट प्रायोरिटी जो है हाइड्रोजन की। ए बी सी डी भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, जो आपको लगे। 1 2 3 4 इसलिए नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि आप नेमिंग करोगे तो उसमें भी 1 2 3 4 आएगा। तो इसलिए आप क्या ये प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हो। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। बट अगर आप देखो अगर आपके पास आइसोटोप्स आ जाएं, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आपके पास अगर आइसोटोप्स आता है, तो आइसोटोप्स में क्या देखोगे, फिर जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया अब, तो अब आपका बेटा एटॉमिक नंबर से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करोगे, एटॉमिक मासेस देखोगे आप। आइसोटोप्स आ जाएं, देन यू नीड टू सी द एटॉमिक मासेस। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। एटॉमिक मास ज्यादा उसको प्रायोरिटी दोगे फिर आप। सर हाँ सर अगर हमने एक ही कार्बन से दो आइसोटोप्स अटैच कर दी तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। हाँ हाँ बेटा, आइसोटोप्स होंगे तो मैं अभी बताता हूँ आपको, एक मिनट। अब क्या है आपका कि एटॉमिक मास ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे सपोज मैंने क्या किया कि एक कार्बन लिया, जैसे आपका क्वेश्चन आया उसी हिसाब से, एक हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन का आइसोटोप से एक ड्यूटेरियम लगा दिया मैंने ना, और एक मान लो कोई कार्बन वाला लगा दिया CH3, और एक जो है C2H5 लगा दिया, या एक बार इसको भी रहने देता हूँ, क्लोरीन लगा दिया। अब आप देखो डायरेक्टली अटैच एटम देखो, अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका आएगा बेटा, इस केस में देखो सबसे ज्यादा किसका आया एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का है ना। क्लोरीन का। तो इसका प्रायोरिटी नंबर ए कर दिया आपने। इसके बाद देखो किसका आएगा एटॉमिक नंबर, कार्बन का, कार्बन।
बी आ गया। अब इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का। जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो अब किससे डिसाइड करोगे आप? एटॉमिक मासेस से। टॉपिक में। अब आप एटॉमिक मास चेक करोगे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो सी प्रायोरिटी एच को नहीं मिलेगी, उसकी बजाय किसको मिल जाएगी? डी को, क्योंकि एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है, और हाइड्रोजन को फिर डी मिल गया। तो अगर कोई आइसोटोप्स भी आ जाते हैं तब भी वो कायरल सेंटर शो कर सकता है बेटा। तीसरा केस क्या आ सकता है कि मान लो आपका डायरेक्टली अटैच एटम नहीं है, तो प्रायोरिटी जो गिवन होती है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ directly attached atom is same, then priority is decided on the base of atomic number of next atom। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एटम देखते हैं। नेक्स्ट एटम में कैसे, जैसे अभी ये वाला एग्जांपल लिया आपने, कार्बन, इधर मैंने ले लिया H, इधर ले लिया D, इधर ले लिया CH3, और इधर ले लिया C2H5। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, इसमें देखो यहां पर डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन, और कार्बन है तो यहां भी तो डायरेक्टली C2H5 होगा, तो ये भी तो डायरेक्टली अटैच होगा, CH2CH3 बनेगा ना ये। तो यहां भी देखो कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच क्या है, यहां पर कार्बन, और यहां भी डायरेक्टली अटैच क्या है, कार्बन। तो अब मैं आगे देखूंगा, इस कार्बन के आगे वाले तीनों अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन फिर एक कार्बन, तो अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इथाइल को। तो नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक कर लेते हैं, तो प्रायोरिटी इथाइल, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। क्लियर? अगर डायरेक्टली अटैच एटम से प्रायोरिटी नहीं बन रही है तो फिर आपको नेक्स्ट एटम देखना है जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है। ऐसा करते करते बेटा जो लास्ट रूल आपके पास आता है, लास्ट रूल आपके पास ये आता है फिर कि अगर मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो एटम, तो आपको यहां डबल या ट्रिपल जो पाई बॉन्डेड है उसको नंबर ऑफ एटम के इक्वल लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार थर्ड वाला रूल बता दीजिए फिर से। थर्ड वाला रूल में बेटा, अगर आपका डायरेक्टली अटैच एटम जो है वो सेम आ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट जो होगा एटम डायरेक्टली अटैच, नेक्स्ट एटम क्या है उसके बेस पर देखेंगे हम। जैसे देखो अब यहां पर ये कायरल सेंटर था आपका, मेरी बात पहले ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि आज का क्लास पूरा ही समझने वाला है। ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच, तो यहां भी कार्बन है बेटा, और यहां भी तो कार्बन ही है, क्योंकि C2H5 तो ऐसा होगा ना, CH2 और CH3, ये होता है C2H5। तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। तो अब देखना है आपको इस कार्बन से आगे वाले एटम को, इस कार्बन के आगे देखो क्या अटैच हो रहे हैं यहां पर, हाइड्रोजन हो रहे हैं ना बेटा। यस सर। और इस कार्बन के आगे देखो क्या क्या अटैच हो रहे हैं, इसके साथ तो तीनों क्या थे, इस कार्बन को सोचोगे जो ये वाला कार्बन है, इसको ओपन करके देखोगे तो तीनों हाइड्रोजन आ रहे हैं ना। अब यस इस सर। कार्बन को सोचो, इसमें क्या आएंगे, इस कार्बन पर दो तो हाइड्रोजन और एक तो फिर कार्बन आ गया ना, ये वाला। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी अब, CH3 को या C2H5 इस वाले कार्बन को? समझ गए? यस सर। तो इसको इसलिए हम पे देंगे प्रायोरिटी ए, इसको बी। तो तभी मैंने बोला है कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एटम इज सेम, देन प्रायोरिटी फिर नेक्स्ट से होगी, मतलब जो टाई होगा तो नेक्स्ट वाले पे टाई जाएगा, नेक्स्ट वाले से चेक किया जाएगा, फिर रूल वही, फिर नेक्स्ट वाला जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला जहां होगा उसको आप प्रायोरिटी दे दोगे। क्लियर है बेटा अब ये? यस सर। अब फोर्थ रूल क्या है, नेक्स्ट रूल में आप क्या करते हो कि जितना बॉन्डेड, मतलब सिंगल बॉन्डेड की बजाय डबल बॉन्डेड एटम है, ट्रिपल है, तो जितना बॉन्डेड होगा मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे वो इक्वल टू अटैच्ड एटम लेंगे, नंबर ऑफ
bond is to taken number of multiple bond is to taken equal to number of atom। मान लो अभी आपने किसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच है, तो आपने एक ही, इसको सपोज कंसीडर कर रहे हो तो एक ही कार्बन लेना है। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच है तो इस चीज को देखो कैसे लेना है आपने। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये दो कार्बन मानने हैं आपने, मतलब इसको ऐसे लेके चलना है आपने, कार्बन दो कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इस कार्बन पर आपने कितने ऑक्सीजन काउंट करने हैं बेटा? जितने नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो उतने ही आपने नंबर ऑफ एटम कंसीडर करने हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड हुआ है तो इसको क्या कंसीडर करना है आपने कि दो ऑक्सीजन है। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन को एक नहीं मानना, इस नाइट्रोजन को कितने मानने हैं आपने? थ्री मानना। तो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को इक्वल टू आप नंबर ऑफ एटम लोगे। सपोज जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि एक आपके पास कायरल सेंटर है जिसमें एक आपके पास है C2H5 अटैच, एक आपके पास अटैच है CH3 ट्वाइस CH, एक आपके पास अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2, एक आपके पास अटैच है CH3। अब आपको प्रायोरिटी देनी है बेटा। तो डायरेक्टली अटैच एटम तो सब में ही कार्बन है, डायरेक्टली अटैच एटम सब में कार्बन है। इस कार्बन के आगे कोई कार्बन नहीं है, इस कार्बन के आगे एक कार्बन है, इस कार्बन के आगे दो कार्बन है, और इस कार्बन के आगे भी कितना कार्बन कंसीडर करोगे बेटा? दो, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना। तो इसमें और इसमें डिसाइड करने में आपको देखो प्रॉब्लम आ रही होगी। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये वाला विनाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जो कार्बन से अटैच कार्बन है ये वाला, तो इसकी स्ट्रक्चर ओपन करूंगा तो ऐसे दिखेगा ना, ये CH CH3 और CH3 ऐसे दिखेगा ना। तो ये वाला कार्बन, ये स्टार से जो अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बेटा? कितने कार्बन से अटैच हो रहा है? बोलते जाओ, क्योंकि बेटा बोलो बोलो, सीखा बोलने से ही जाएगा ये। इतना मतलब इतना आसान नहीं है कि किताब में रीडिंग लगा लेंगे और नोट से हो जाएगा, समझना पड़ेगा ये। तो ये कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच कार्बन था और दो कार्बन से अटैच है। अब अगर मैं इस विनाइल को देखूं तो विनाइल भी एक स्टार वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा, तो एक तो CH है, चलो H हो गया, लेकिन दो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो फिर मुझे दो कार्बन अटैच करने पड़ेंगे ना, ये भी दो मान के चलना पड़ेगा। तो अब बताओ इसमें भी जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? सर दो से। दो से। दो। इसमें भी दो से, इसमें भी दो से। फिर आगे और सोचेंगे बेटा। सर आइसोप्रोपाइल को देंगे फिर? नहीं, आगे फिर और सोचेंगे, चलेंगे। अब देखो यहां टाई नहीं हुआ, यहां टाई नहीं हुआ, अब आ जाओ इस पर। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच है? देखो इस कार्बन को। सर 3 हाइड्रोजन से अटैच है। और एक कार्बन से भी तो है ना, चारों तरफ देखो, ये भी तो है वापिस, ये भी है ना, इधर से देख रहे हो आप, इसको चारों तरफ से देखो इस कार्बन को। तो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को देखो, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच। तो अब एक काम देखो, इसको यहां मत देखो, अब यहां देखो, यहां से ज्यादा सीन क्लियर आएगा। ये कार्बन, अब टाई यहां तो हो गया, यहां से तो हुआ नहीं सोल्व। अब इस कार्बन पर आओ, ये कार्बन आपने देखा, ये वाला कार्बन, ये कितने से अटैच है कार्बन? 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से। ये देखा आपने, ये रहा 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन चारों तरफ देखो कितने से अटैच है? सर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। नो, अगर डबल बॉन्ड है तो कितने कार्बन कंसीडर करोगे? ये 2 कार्बन और दो करोगे ना, वैलेंसी तो 4 ही लेके चलनी है। 2 कार्बन और हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन कितने से अटैच था? 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर वालों से ये वाला कार्बन अटैच हुआ या ये वाला अटैच हुआ?
विनाइल वाला हो। विनाइल तो वाला। आइसोप्रोपाइल नहीं आया तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो हम जनरली सोच ही नहीं सकते। मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो दोबारा कंसिडर करा रहा हूं। मेरे पास ये ग्रुप है, एक तरफ ग्रुप है विनाइल और बेटा एक तरफ ग्रुप है आइसोप्रोपाइल। मुझे दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। इस कार्बन पर सबसे पहले तो डायरेक्टली अटैच कार्बन देखूंगा, जैसे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये रहा डायरेक्टली अटैच। इस कार्बन को सोचो किस किस से अटैच मानोगे आप? चारों तरफ देखो, चलो चारों तरफ, चारों तरफ मानोगे तो क्या मानोगे भाई? एक हाइड्रोजन और 3 कार्बन एक मानोगे? हाइड्रोजन और 3 2 कार्बन। कार्बन। 3 कार्बन मानोगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 कार्बन लेके चलोगे। अच्छा, यहां से ये हो गया। अब मैं इस वाले को देखूं तो ये देखो, ये कितने से अटैच होगा? एक एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कार्बन। 3 कार्बन। आई हो गया मैच यहां पर, कोई विन नहीं कर पाया। अब अगले पर चलो, अगला इधर कार्बन है। अब ये दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, रेड कलर। अब इसको सोचो, अब इसको सोचो चारों तरफ कितने से अटैच होगा? ये एक कार्बन, कार्बन 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। अब इस पर आ जाओ, इसको सोचो ये कितने से अटैच होगा? 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन। तो कौन विन कर गया? क्योंकि इसके पास तो विनाइल एक ही वाला। कार्बन आया था, इसके पास कितने कार्बन आ गए? 2 आ गए। 2 आ गए। तो इसका मतलब इसलिए ए प्रायोरिटी इसको मिलेगी, बी प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो बाकी याद भी रख सकते हो, विनाइल इज असाइंड हायर प्रायोरिटी देन जो आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल से ज्यादा होगी। तो अब चारों की दो इसमें देखो, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ए, फिर ये बी, इथाइल सी और ये डी। तो इस टाइप से पहले पहले अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू we need to learn about to give the priority on the basis of CIP rule। जब हम ये देना सर सीख जा, हाँ बोलो, बोलो बेटा, मैं रुक गया। पूछ रहे क्या कुछ? हेलो? सर आपने कहा था कि जो डबल बॉन्ड को खोल के स्ट्रक्चर बनाना है तो सी के साथ 2 CH2 ग्रुप लगाने, जैसे कि आपने लेफ्ट में एक डायग्राम बनाया है। सर हाँ, समझा नहीं, आपने विनाइल को प्रायोरिटी क्यों दी है? आप समझो ही मत ये। आप जो है ना ये वाला छोड़ दो। आप, आपको जो ये समझाया ना ये समझो। आप यहाँ से सब कुछ पिक्चर क्लियर है। यहाँ से पिक्चर क्लियर आ रहा है। आपने कहीं पहले रट तो नहीं रखा है कि आइसोप्रोपाइल ज्यादा होता है विनाइल से, तो वो माइंड में निकल नो नहीं सर, रहा? ऐसा कहीं नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं पढ़ा ना? फिर अब देखो आप इसको, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपकी अब कुछ क्लैरिटी में कुछ रह गया। ये कार्बन यहां से चेक कर रहे हो ना आप, ये कार्बन चेक कर रहे हो, तो इस यस कार्बन सर। में, इस कार्बन के लिए चेक कर रहे हो तो पहले तो इस कार्बन को देखोगे ना, इधर से इस कार्बन को, इधर से इस कार्बन को। अब इस कार्बन पे चारों तरफ चेक करो, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन से अटैच है? तो बोलो। सर 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन। और ये कार्बन देखूंगा तो ये कितनों से अटैच है? सर 3 कार्बन 1 तो हाइड्रोजन। बराबर पे जा रहे हैं ना दोनों। तो मैं अब तो प्रायोरिटी नहीं दे सकता, कैंसिल कर दिया। अब अगले, अब इस कार्बन से नहीं होऊंगा तो दूसरा रूल क्या था फिर? नेक्स्ट से देखो, नेक्स्ट चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा ले लो। मान लो ये ले लिया। अब इस कार्बन को देखो बेटा, सोचो। सर 1 कार्बन 3 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इधर से नेक्स्ट वाला यही है, इस कार्बन को सोचो। सर 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन लग रहा है मेरे को। 1 कार्बन क्यों बेटा? रूल नहीं है क्या वो? जो डबल बॉन्डेड होता है, जो डबल बॉन्डेड होता है तो उसको क्या लेते हो आप? अगर ये ओके डबल सर। बॉन्ड है तो उसको नहीं लोगे। डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन अटैच करोगे ना, ये वाले 2 कार्बन काउंट करोगे ना बेटा। अच्छा सर, मतलब CH पर भी एक कार्बन अटैच करना है, CH2 पर भी एक कार्बन अटैच करना है? मतलब आप सीधा ये है, जितने बॉन्ड है ना उतने कार्बन लेने हैं आपने। ये बॉन्ड 2 है ना यहाँ पर, ऐसे करोगे ना आप। तो इस कार्बन को भी 2 कार्बन से अटैच मानोगे, इस कार्बन को भी 2 कार्बन से अटैच मानोगे। समझ गए? तो ओके मैं सर। इस कार्बन को क्या मानूंगा कि ये इधर वाले 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन हो गए। या ये कह दो कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला विन कर जाएगा, इजी याद रखना है तो। और डबल से ट्रिपल वाला विन कर जाएगा।
ठीक है। सर तो उस हिसाब से जैसे अगर हम साइनाइड को लेंगे तो हम ये मानेंगे कि नाइट्रोजन से भी 3 कार्बन अटैच है और और अगर कार्बन से इसमें। भी 3 नाइट्रोजन अटैच, ओके सर। ये करके चलना। अब जब हम ये सीख जाते हैं बेटा, जब हम ये सीख जाते हैं तो इसके बाद देखो हम अब पहचान करना स्टार्ट कर सकते हैं हम कि एनेंशियोमर दिए हुए हैं आपस में, क्योंकि 3D में मोलिक्यूल होता है, देखने से पता ही नहीं लगता। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ केस दिए होंगे आपको। जैसे केस दिया होगा फ्लाइंग, या पहले फिशर लेते हैं, फिशर फार्मूलाज आर गिवन। फिशर फार्मूला का मतलब है बेटा ऐसे जो क्रॉस में दे रखे होते, कायरल सेंटर ऐसे रख के जो क्रॉस में दे रखे होते हैं। तो क्रॉस में सपोज आपको अगर कोई दे रखा है फार्मूला ऐसे, जैसे एच फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करो बेटा, जिस जिसको जो प्रायोरिटी देना है वो दो। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी देखो, ब्रोमीन। ए। ब्रोमीन। फिर किसकी आएगी, क्लोरीन, क्लोरीन। सी और डी। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखो डाउन है या नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी को डाउन देखना है। तो डायरेक्ट मैंने पहला केस तो डाउन दिया ही है आपको। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ है। जब बेटा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डाउन की तरफ हो तो इसको भूल जाओ आप। अब इसके बाद क्या, चलो ए से बी से सी की साइड घूमो, ए से बी से सी की साइड, ये रहा ए से ये रहा बी, और बी से ये रहा सी। तो कैसे घूम रहे हो देखो बेटा, क्लॉकवाइज घूम रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी घूम रहे हो क्लॉकवाइज। तो कैसा घूम रहे हो आप, एंटी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम नाम देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, एंटी क्लॉक को जर्मन लैंग्वेज में सिनिस्टर बोलते हैं, इसलिए हम एस बोलते हैं, सिनिस्टर। अब सपोज अगर आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूं, और इस एग्जांपल को देता हूं एच बी आर सी एल और एफ। अब वापस वही काम करो बेटा, प्रायोरिटी डिसाइड करो, प्रायोरिटी नंबर ए, प्रायोरिटी नंबर बी, प्रायोरिटी नंबर सी, प्रायोरिटी नंबर डी। अब प्रायोरिटी नंबर डी आ गया, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डाउन है देखो, डी डाउन चला गया, तो इसको भूल जाओ। और ए से बी से सी की साइड घूमो, देखो कैसे घूम रहे हो बेटा, ए क्लॉकवाइज। से बी से सी, कैसा घूम घूम पा रहे हो आप, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो इसको बोलोगे आर फॉर्म, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड में घूम रहे हो तो क्लॉकवाइज, तो आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो मॉलिक्यूल का फार्मूला तो सेम है ना इन दोनों का, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो उसमें अगर एक आर आता है और एक एस आता है, एक एस आ रहा है एक आर आ रहा है, तो ये हमेशा एस और आर देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपको वो सुपरपोज वोज करने की देखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलवेज क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, चेक भी कर सकते हो आप, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे बेटा। और आपने कल पढ़ा था कि अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं तो आपस में क्या रिलेशन होता है उनका, इनएंशियोमर। एनेंशियोमर है। तो एग्जाम में अगर एक जैसा फार्मूला है दोनों का लेकिन सीक्वेंस अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो और ऐसा फार्मूला गिवन है, तो आर और एस निकाल के देख लो। अगर आर और एस, एक का एस आ रहा है दूसरे का आर आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे का एनेंशियोमर है, एक दूसरे का एनेंशियोमर है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज बेटा
मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स सी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक यही देखना है आपको जो इधर लिखा हुआ है, और एक एग्जांपल ऐसे दे दिया कि BrHClF। अब इसका और ऊपर वाले का रिलेशन पता करना है कि आपस में क्या है ये 3D में। तो अब देखो RS निकालना है, लेकिन RS अब थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो क्या आएगी, प्रायोरिटी A ब्रोमीन को, क्लोरीन को B, फ्लोरीन को C, और ये D। लेकिन D वाला अभी डाउन नहीं है ना, D वाला अभी डाउन नहीं है। तो आप एक काम करोगे, डबल एक्सचेंज से डाउन ले जाओगे, उससे कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल एक्सचेंज मतलब H को इधर ले आओ तो ये इधर चला जाएगा, उसी टाइम इन दोनों को भी पलट दो तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मॉलिक्यूल होगा, देखने का तरीका आपका आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का डबल एक्सचेंज किया तो नो, डबल एक्सचेंज से क्या फर्क पड़ता है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन लाना जो है वो डाउन लाना है आप, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आपका है लीस्ट प्रायोरिटी वाला। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला बेटा बनाओगे तो आप देखो यहाँ H आ जाएगा, तो यहाँ Cl, और इधर देखो उसी टाइम पे F और Br को भी चेंज कर देना है। तो मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये रूल मतलब ये तरीका यूज करना है आपने, जैसे मैंने बताया कि आज की क्लास में सीखने को बहुत कुछ है। अब ऐसा बनाओगे, अब आप चेक कर लो, अब देखो, अब निकालोगे तो प्रायोरिटी नंबर ये A, ये B, फ्लोरीन C और D नीचे आ गया। देखो D नीचे आ गया तो भूल जाओ। अब A से B से C की साइड देखो बेटा, A से B क्लॉकवाइज। और B से C कैसा चल रहे हो आप, क्लॉकवाइज। ये और ये तो दोनों सेम ही तो हैं, ये और ये तो सेम ही है। तो अब ये और ये सेम है तो इस और इसका रिलेशन देखो, अगर ये क्लॉकवाइज आया तो क्लॉकवाइज आने पर मैंने कौन सा फॉर्म बताया था आपको, आर आर फॉर्म। आर फॉर्म। इसका मतलब ये भी क्या बन गया, आर फॉर्म। ये आर फॉर्म है तो ऊपर वाला कौन सा था मेरे पास, आर फॉर्म था, मतलब बी और सी मीचो है। ये जो ऊपर वाला जो था पहला पहला, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, ये सपोज सी है। तो अब मुझे, हालांकि मॉलिक्यूल देखने में आपको बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहे हैं, अलग अलग से दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा, कुछ तो सेम कंपाउंड का डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। तो अब मैं अगर आंसर देना चाहूं बेटा, तो मैं आपसे पूछूं ए और बी का क्या रिलेशन है, एनेंटियोमर। ए और बी जो है वो एनशियोमर है, क्योंकि ए जो है, रीजन क्या होगा एनशियोमर का, ए जो आया है वो आपका एस आया है सेम मॉलिक्यूल का, और बी आ रहा है। दूसरा रिलेशन देखो, मैं अगर आपसे पूछूं ए और सी का क्या रिलेशन है, एनेंटियोमर। वो भी देखो एस और आर आ गए ना, तो ये भी क्या हो गया, एन एनशियोमर हो गए, मतलब एस और आर आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं बी और सी का क्या रिलेशन है, देखो मीजो। बी और सी का, ये भी आर फॉर्म है बेटा, ये भी आर फॉर्म है, तो दोनों मीजो नहीं, मीजो में तो वो होता था प्लेन ऑफ सिमेट्री होती थी, ये भी आर या आर, मतलब सेम कंपाउंड ही है। तो क्या आंसर दोगे, आइडेंटिकल। क्या आंसर दोगे, आइडेंटिकल। बी और सी एक जैसे ही है, दिख अलग रहे हैं हमें, बी और सी एक जैसा ही है। आप एक काम करो, जल्दी से मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, इसी मॉलिक्यूल का फिर दे रहा हूं मैं आपको। इसमें बस एक काम करना, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नीचे लाना है ना, तो इनको एक्सचेंज करना, ऊपर वाले को इधर नीचे ले आना इधर, तो इनको भी एक्सचेंज कर देना, तो मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, D है, फिर इनका रिलेशन पता लग जाएगा बाकियों से आपको। करो जरा सोल्व जल्दी से। सर एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। बाकी देखो बेटा, अगर देखो डाउन द ग्रुप तो लाना ही पड़ेगा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डाउन लाना पड़ता है। डाउन के लिए डबल एक्सचेंज करना होता है, एक को चेंज करोगे तो दूसरे को भी चेंज कर देना, तो मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे ना भाई, कहोगे सर ये H है, ये F है, दिस इज द Br एंड दिस इज द Cl, एंड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बोलोगे सर Br इज A B C D, बट हेयर D जो है आपका अबोव द प्लेन है। तो आप एक काम करो, आप इस D को नीचे ले आओ,
डी और सी को चेंज कर दो और ए और बी को चेंज कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा तो सी ऊपर हो जाएगा और ए बी भी चेंज हो जाएंगे। अब मैं चेक कर लूंगा, देखो ए से बी से सी की साइड चलो, ए से बी, बी से सी, तो कैसे चल रहे हो देखो बेटा, अब आप लीस्ट प्रोटी ग्रुप तो नीचे आ गया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा फॉर्म आ गया, एस फॉर्म। इस ये एस फॉर्म है, ये ए का सिमिलर है, डी जो आया है ए का सिमिलर है। तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर मॉलिक्यूल लिख के अगर आपको दे देगा, अगर आपको लिख के दे देगा तो आप उनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो बेटा और बता सकते हो कि मॉलिक्यूल सेम है या अलग है। कल याद हो आपको, कल मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे आपको, टार्ट्रिक एसिड के एग्जांपल बताए थे मैंने, टार्ट्रिक एसिड के मैंने बोला था टोटल 3 आइसोमर बनते हैं, सर काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है बेटा टार्ट्रिक एसिड का। आज टार्ट्रिक एसिड की वजह मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज प्रैक्टिस हो जाएगी। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा CH3 CHBr CHBr और CH3 CHBr CHBr CH3। मैंने पहले आपसे ये पूछ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे इसके OI, तो पहले कल वाला केस यूज करो। ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं तो बेटा ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। कायरल सेंटर के सराउंडिंग आइडेंटिकल एंड, अगर आइडेंटिकल एंड है तो कार्बन का नंबर देखना पड़ेगा मुझे, 2 है जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए फार्मूला ये पढ़ा था हमने, 2n-1 + 2 n/2 - 1, तो कितना आ गया 2 - 1 + 2 ये ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये वाला मीजो इनएक्टिव, ये बनाए। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के आपके पास वापस 3 आइसोमर बन सकते हैं, 3 अरेंजमेंट बन सकते हैं, जो कल की क्लास में हमने देखा। आज हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के देता हूं, मैं कह देता हूं मैंने ये एग्जांपल लिख दिया भाई, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है। इनका आपस में रिलेशन निकालना बेटा कि ये आपस में एक दूसरे के क्या है। तो देखो ए वाले को सोल्व करो पहले। ए में देखो 2 कायरल सेंटर हैं, एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है। तो एक एक कायरल सेंटर का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। पहले ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं इसको। तो बेटा प्रायोरिटी डिसाइड करो, ऊपर उसी मॉलिक्यूल में प्रायोरिटी डिसाइड कर दो। तो इधर H है, इधर Br है, इधर एक CH3 है, इधर एक CH3 के साथ फिर Br है। तो प्रायोरिटी ए किसको आएगी बोलो, ब्रोमीन। ब्रोमीन को। गुड, ये आ गई ए प्रायोरिटी बेटा। बी प्रायोरिटी किसको आएगी, नीचे वाले कार्बन को। नीचे वाले जहां ब्रोमीन है जिसके साथ है बी। सी प्रायोरिटी किसको आएगी, मीथेन को। मिथाइल को। और डी प्रायोरिटी आएगी इसको। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब एक्सचेंज करना पड़ेगा, डी को बी के साथ और ए को सी के साथ। तो मैं सोल्व करूंगा इधर, तो इसका मतलब डी यहां आ गया, बी यहां आ गया, ए यहां आ गया और सी यहां आ गया बेटा। अब मैं डी को तो भूल जाऊंगा, ए से बी से सी की साइड चलूंगा बेटा मैं। ए से बी से सी की साइड चलूंगा तो कैसे चल रहे हो देखो आप, ए बी सी क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका एस, इस कायरल का आ गया एस। ऐसे ही अब नीचे वाले कार्बन की प्रायोरिटी डिसाइड करो बेटा।
नीचे वाले कार्बन की प्रायोरिटी, तो यहां पर ब्रोमीन को ए और बी ऊपर वाले कार्बन को आ जाएगा अब की बार, क्योंकि उसके साथ सी और बी आर है। बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, डी। लेकिन डी को नीचे लाके देखना है आपने, जो ग्रीन वाला चेक करोगे अब आप, इसको नीचे लाके देखना है तो क्या बनेगा, डी इधर आ गया तो सी इधर आ जाएगा बेटा, ए इधर तो बी इधर। अब देखो ए से बी से सी की साइड चलो, कैसा चल रहे हो आप, ए से बी से सी की साइड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया नीचे वाले का, आर R हाँ। अब R इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बेटा कि एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट का कायरल सेंटर का बिल्कुल एक जैसे ग्रुप है सबके। एक ही मॉलिक्यूल में एक एस पार्ट आ रहा है और दूसरा आर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, तो एस इसके आर को कैंसिल आउट कर देगा, एस इंटरनल आर कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एस और आर वाला कौन सा कंपाउंड हुआ, ये मीजो मीजो। और ये ऑप्टिकली, कल जो मैंने बताया था, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव होगा। और रीजन क्या होगा इन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। internal compensation. कल इंटरनल कंपनसेशन। तो कल आपने स्ट्रक्चर से देखा था, आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो आर और एस से सिखा रहा हूं। अब देखो, अब आ जाओ आप, जिस जिसका क्लियर है वो तो करते जाओ। देखो अब इसमें निकालो, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। अब इसमें आओगे तो ये ए, सी के साथ बी आर, नीचे वाला बी, ये सी, ये डी, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डी नीचे लाना है, तो ऐसे कर लोगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम, डी नीचे, इधर बी, सी नीचे, ए इधर। ए से बी से सी की साइड घूमो बेटा, देखो कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी से सी की साइड क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, R configuration. आर। नीचे वाला का निकाल लो इसका, बी आर एच वाले का, तो ए ऊपर बी नीचे सी डी, इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज कर दोगे तो ये डी नीचे, ये सी, बी इधर, ए। तो ए से बी से सी की साइड घूमो, देखो कैसे घूम रहे हो बेटा, ए से बी से सी की साइड, Anti-clockwise S. तो मतलब एस आ गया। तो ये भी देखो, इसमें भी आर और एस आ गया, तो इसका मतलब ये भी आर और एस है, या एस और आर है, तो यहां आ गया हमारा आर और एस। तो आर और एस है तो वापस क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड मीजो। तो ये भी क्या हो गया, यही चीज तो हुआ। तो इसका मतलब ए और बी कैसे हो गए, ए और बी सेम चीज ही है बेटा, क्योंकि ग्रुप तो सारे सेम ही है, एक आर आ रहा है एक एस आ रहा, दोनों मीजो हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ए और बी आइडेंटिकल हो गए बेटा। अब आ जाओ आप सी वाले पे। सी देखो, ये तो सोल्व कर चुके हो ना, ऐसा ऐसा पहले पहले मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन था, देखो CH3H और Br यही वाला तो है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल चुके आप, क्या कॉन्फ़िगरेशन आया था इसका, एस। और इस वाले का भी निकाल चुके, नीचे वाला पार्ट यही तो है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एस। अब देखो, ये पार्ट भी एस, ये पार्ट भी एस, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम जा रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो ये जो स्पीसीज है एस एस, या मान लो आर आर आती या एस एस आती, तो एस एस है, तो ये आपका एनएंशियोमर हो गया, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, या कैंसिलेशन नहीं हो रहा, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब अगर, हाँ, अगर मैं एक डी और बना देता, अब सपोज डी और बना देता, मैं कहता कि भाई डी भी बना लो एक, ये डी बनाते आप, CH3 CH3 BrH और HBr, ये बनाता तो ऊपर वाला भी आर आता, नीचे वाला भी आर आता, तो ये आर आर होता, तो दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो ऑप्टिकल तो एक्टिव होगा, मतलब एनएंशियोमर होगा, एनएंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव। अब अगर बेटा मैं एस एस और आर आर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता, तो ये क्या होता, एस एस और आर आर जो आए हैं ऑप्टिकली एक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव कैसे होता बेटा, क्योंकि ये एस एस हो गया, ये दोनों आर आर हो गए, इसी को तो रेसिमिक मिक्सचर बोलते हो ना। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों हो जाते एन एंशियोमर पेयर हो जाता, एन एंशियोमर का पेयर, एक एस एस है और एक आर आर है। अगर इन दोनों का इक्विमोलर ले लें, दोनों के मोल इक्वल ले लिया आपने, अगर इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया जाएगा सर। तो वो ऑप्टिकली वो हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ रीजन क्या होगा, ये एस एस इस आर आर को कैंसिल आउट कर देगा। तो कल एक्सटर्नल बताया था कंपनसेशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो जब आर और एस तो आए, लेकिन आर और एस जो आने चाहिए कि सेम ग्रुप के आने चाहिए, ग्रुप सेम, आर और एस ऑफ सेम ग्रुप होना चाहिए, तभी मीजो होगा। लेकिन आर और एस आ गया तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आर और एस मीजो ही हो, सेम ग्रुप हो तब होगा। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, CH3 BRH BRH और ये C2H5 कर दिया बेटा मैंने। तो अब देखो होगा तो अब की बार ये भी ऐसा, ये आर आएगा, निकाल के देखोगे तो ये एस आएगा, ये आर है ये एस है, लेकिन ग्रुप अलग है बेटा। देखो इसमें कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, CH3H और BR, और इसमें कौन से ग्रुप अटैच हैं, देखो BRH, लेकिन ये CH3 नहीं है, ये क्या चीज है, C2H5 है। तो है तो ये भी R और S, बट ये एक दूसरे को कंप्लीट R एंड S ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैं, R और S ऑफ डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये मीजो नहीं होगा, नॉट मीजो, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नॉट मीजो, ये एनेंशियोमर होगा, एन एंशियोमर, क्योंकि ग्रुप जो है और ऑप्टिकल एक्टिव आएगा, ग्रुप डिफरेंट है। सेम ग्रुप वाले होंगे तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये कैंसिल आउट करने वाली क्या पॉइंट कर रहा हूं, देखो बेटा मैं इस बात को समझ लिए कि आर एस अगर आता है एक ही मोलिक्यूल में, दो जगह आर एस आता है, तो वो हमेशा मीजो नहीं होगा बेटा। मीजो कब होगा, जब सारे के सारे दोनों साइड के ग्रुप सेम हो। मीजो कब होगा, जब सारे के सारे बेटा सेम ग्रुप हो। ध्यान रखना, क्योंकि यहां देखो ऊपर वाले में भी CH3 H और Br हैं, यहाँ भी H Br और CH3 है। R और S तो डायरेक्शन बता रहा है ना, वैल्यू थोड़ी बता रहा है। दोनों एक जैसे हैं तो वैल्यू सेम आएगी, सेम आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ R और S में डायरेक्शन तो पता लग रहा है हमें, लेकिन वैल्यू बराबर नहीं होगी, क्योंकि C2H5 की कुछ और वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। सपोज R तो आया लेकिन वैल्यू आई X, ये S तो आया लेकिन वैल्यू X नहीं आ सकता इसको, क्योंकि यहां पर क्या अटैच है, C2H5। तो X और Y तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। यहां देखो यहां क्या होगा, ऊपर वाला R तो आया, उसकी वैल्यू आई X, और S है उसकी वैल्यू आई, सपोज ये प्लस X, तो ये आई माइनस X, तो ये नेट हो जाएगा। लेकिन ये प्लस X ये माइनस Y, लेकिन है तो Y ना, X और Y का सम तो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो डोमिनेंट चीज दिखाएगा वो आपका आ जाएगा। तो मीजो नहीं हो सकता बेटा। समझ गए ये वाला पॉइंट जो अभी बताया मैंने, आर एस हमेशा मीजो नहीं होंगे। मीजो तभी होंगे जब सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हों। हाँ बोलो। सर समझ गया। हाँ बेटा, किसी और को दिक्कत, और कोई बच्चा पूछना चाहे तो पूछ सकता है यहाँ पर। अब हम इसको देखते कैसे हैं, कि हम क्या बोलते हैं कि कोई कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कोई ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये इस बात का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, कि अगर आपके पास कायरल सेंटर है और वन कायरल सेंटर है, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर वन कायरल सेंटर है तो वो मोलिक्यूल जो होगा ऑलवेज
सिमेट्रिकल होगा, मॉलिक्यूल जो रहेगा ऑलवेज एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल होगा, मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होगी। जब मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होती है तो इसको कायरेलिटी बोलते हैं, कायरेलिटी होगी, कायरेलिटी इन होल मॉलिक्यूल। कायरेलिटी का मतलब ही एसिमेट्री होता है, और वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, एक कायरल सेंटर है। तो कैसे, अब होगा क्या कि सपोज हम इसमें क्या करते हैं, लाइट लेते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, फिजिक्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा हम। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, ऑर्डिनरी लाइट के जो वाइब्रेशन होते हैं ऑल पॉसिबल प्लेन के अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसमें जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन होते हैं। लेकिन जब लाइट को आप प्रिज्म से निकालते हो, निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये लाइट जो है इधर से, अब ये क्या करती है, अपने सारे के सारे निकोल प्रिज्म में पास करने पर अपना वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में कर देती है। अब जो वाइब्रेशन होते हैं ओनली सिंगल प्लेन में होने लग जाते हैं, वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन। जब कोई लाइट सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन करती है, सिंगल प्लेन के अंदर वाइब्रेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट में अगर कोई सैंपल रख दिया जाए किसी केमिकल का, और वो केमिकल एसिमेट्रिकल हो, मतलब अगर एक कायरल सेंटर है तो एसिमेट्रिकल होगा, तो वो इस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को घुमा देगा। अब वो घुमा क्या देगा, अगर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था तो इससे या तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा, थीटा एंगल पर सपोज घुमा दिया उसने। अगर वो क्लॉकवाइज घुमा देता है तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या डी फॉर्म, जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, डी फॉर्म बोलते हैं या पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं। या फिर क्या होगा, क्योंकि ये दो फॉर्म हो सकते हैं कंपाउंड में, अगर वन कायरल सेंटर है तो एसिमेट्रिकल होगा, पहले ही मैंने बताया जब भी एसिमेट्रिकल होगा तो डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो प्रैक्टिकल से पता लगेगा हमें। डी एक्स, ये घुमाना अलग बात है और आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना अलग बात है। वहां हम घुमा नहीं रहे थे, वो तो चेक कर रहे थे, वो लाइट नहीं घूम रही थी। ये प्रैक्टिकली पता लगेगा कि कौन सा हमारा राइट साइड घुमाएगा, या वो क्या कहां घुमा सकता है इसी लाइट को आपकी, उन दोनों में से कोई एक होगा, उतने ही एंगल पर लेफ्ट साइड घुमा देगा, लेफ्ट साइड, लेकिन एंगल थीटा ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं एल फॉर्म, या नेगेटिव से शो करते हैं अपने। तो डी या एल फॉर्म हम इसको बोलते हैं। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो हमेशा पेयर में होगा, अगर ये दोनों कंपाउंड ले लेंगे तो एक साथ ले लेंगे तो फिर रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा। तो ये जो आप एंगल घुमाते हो, तो अगर एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन अगर देखें, किसी का भी आप स्पेसिफिक रोटेशन निकालोगे तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा डी इंटू एल आएगा। ये एक फिक्स टेम्परेचर और लेमडा पर होगा। तो जो अल्फा है वो स्पेसिफिक रोटेशन है, और थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, कितना घुमा रहा है वो। डी जो है यहां पर, डी की जगह हम सी ले लेते हैं ना, कंसंट्रेशन। सी जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन ये लेना है आपको इन ग्राम पर मिलीलीटर में, ग्राम पर मिलीलीटर में। और एल जो है ये है लेंथ ऑफ, जिस ट्यूब में इसको प्रैक्टिकल को करना है, लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर,
एक ग्लास की ट्यूब होती है जिस सैंपल के अंदर करते हैं हम ये चेक करते हैं पोलेरीमीटर इन डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर इन डेसीमीटर। ये लेंथ जो लेना है आपने डेसीमीटर में लेना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, मेडिकल में नहीं आता लेकिन फिर भी फार्मूला आ सकता है आपका, न्यूमेरिकल नहीं आए तो उसमें ध्यान रखना है कि आप स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालते हो। लेंथ जो पोलेरीमीटर लेते हो वो डेसीमीटर में लेते हो और कंसंट्रेशन जो है ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हो। पोलेरीमीटर ये स्पेसिफिक रोटेशन को यूज करने में जो ग्लास की ट्यूब यूज होती है उसको हम पोलेरीमीटर बोलते हैं। तो पोलेरीमीटर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है आपका। पोलेरीमीटर is used to measure the optical activity, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये आपका जो होता है ये स्ट्रक्चर्स होती हैं डिफरेंट जो होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स में ये कुछ हमको पॉइंट जो है वो ध्यान रखने होते हैं। इसमें एक तो आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन किया है बेटा, एक ये नॉलेज क्लाउड के लिए बता देता हूं। वैसे मुझे लगता है कि बोटनी वगैरह में ये चीज की होगी, जूलॉजी में। एक होता है आपका रिलेटिव नोमेनक्लेचर, एक होता है एक एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, एक होता है रिलेटिव नोमेनक्लेचर। जिसको बोलते हैं डी एल कॉन्फ़िगरेशन। ये कैपिटल डी कैपिटल एल है, स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं है, ये डी एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एल कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? रिलेटिव है। ये नोमेनक्लेचर पहले रिलेटिव किस रिलेशन में दिया गया था आपने पढ़ा होगा एक बायोलॉजी के अंदर या बोटनी में, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड, क्रैब साइकिल वगैरह जो कुछ पढ़ते हो वहां कुछ आता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड यस सर। में एच ओ एच सी एच ओ सी एच 3 यही होता है ना फार्मूला ग्लिसरल्डिहाइड का, एच ओ एच सी एच ओ सी एच 3। इसमें देखो इसके दो इसमें कायरल सेंटर होता है, तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, एच सी एच ओ एच इधर, एच इधर, सी एच 3 इधर। अगर ग्लिसरल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पहले डिसाइड किया गया कि अगर हम लिखते हैं मॉलिक्यूल को और लिखते टाइम ओ एच को राइट साइड में रखते हैं तो इसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, डी फॉर्म। ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल करके पता लगेगा। तो बाद में प्रैक्टिकल करके पता चला था ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये राइट को भी राइट साइड घुमाता है, इसलिए छोटा डी भी लगा देते हैं या प्लस लगा देते हैं। इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इस कैपिटल डी का मतलब क्या है फिर? कैपिटल डी का मतलब क्या समझ पा रहे हो बेटा आप? ये कुछ नहीं, बस अगर मॉलिक्यूल को लिखना है तो उसका ओ एच राइट साइड में आता है तो कैपिटल डी लगा देते हैं, और ओ एच अगर लेफ्ट साइड में आता है, ओ एच आपका लेफ्ट साइड में आता है तो उसको एल, कैपिटल एल बोल देते हैं। और प्रैक्टिकली पता चला कि जरूरी नहीं है कि ये डी पॉजिटिव ही हो, ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही हो, ये एल लीवो हो, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ था, एल नेगेटिव फॉर्म में आया था। तो अब क्या किया गया, इसके बेस पर, इसके रिलेशन में जो भी मॉलिक्यूल इसके रिस्पेक्ट में अगर बन सकता है, जैसे ये अभी यहां काम नहीं आएगा आपको, ये आएगा जब कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ोगे, तो जो भी एनी मॉलिक्यूल which is related to D-glyceraldehyde is considered D form, or if related to L-glyceraldehyde
तो उसको हम बोल देते हैं एल्फो। जैसे एज एग्जांपल ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। उसको ग्लूकोज को आपने देखा है ना, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज, एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोन डी यूज करते हैं, तो वो हमारा डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। प्रैक्टिकली पता चला कि डी ग्लूकोज भी पॉजिटिव है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे आएगी बेटा, CHO, CHOH, TOHH, CHOH, CHOH, 1 2 3 4 5 6 CH2H। अब इसके अंदर अगर आप ये देखोगे, जो CHO ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग करते हुए चलो, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लास्ट कार्बन ये है। ये आपका ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा ही कंसीडर किया जाता है। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH चेक किया जाता है, सेकेंड लास्ट का। अगर ये डी जैसा दिख रहा है आपको, जैसा आपने ग्लिसरैल्डिहाइड में देखा था, इसलिए डी ग्लूकोज लगा दिया। अगर और प्रैक्टिकली पता चला कि ये डी पॉजिटिव भी है। ऐसे ही अगर मुझे डी ग्लूकोज ये है, मुझे अगर एल ग्लूकोज करना है तो ये वाला OH लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, जरूरी नहीं है हर किसी का डी ये पॉजिटिव ही हो। जैसे अगर फ्रक्टोज में देखेंगे, डी फ्रक्टोज, उसका ये डी फॉर्म लीवो रोटेटरी आता है, लीवो रोटेटरी डी है। इसका मतलब ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अगर सेम होती तो लिखते क्यों दोनों? तो डी फ्रक्टोज जो था वो लीवो रोटेटरी निकला, उसका फार्मूला होता था CH2H CO, बाकी इस जैसा ही। तो इसमें भी देखो बेटा, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा, ऊपर से चलोगे सेकंड, तो OH राइट साइड में, इसलिए ये डी है। तो एक ये भी जो है ग्लिसरैल्डिहाइड से पहले डिसाइड किया गया था, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं नेमिंग, बहुत कम, कोई क्वेश्चन वोश्चन बन जाता है एक दो। अब जो हम यूज करते हैं वो RS कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, RS का ही ज्यादा यूज किया जाता है हमारे। अब वापिस लौटते हैं अपने अपने पॉइंट पर। तो हमने कहा था कि कोई भी एक एसएन रिएक्शन होती है, यहां चल रहे थे हम, कोई भी एसएन रिएक्शन करते हैं हम, तो एसएन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई एक तो न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है और एक सबस्ट्रेट का। यहां तक सर आपने इसमें डी नेगेटिव फॉर्म पे लिखा है, आपको फिर एल लिखना चाहिए ना, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा यही रहा तो है मैं बेटा तो। समझा रहा हूँ कि वो छोटा डी या छोटा एल है, यही चीज तो मैं समझा रहा था कि छोटा डी छोटा एल का मतलब होता है लाइट को पॉजिटिव या नेगेटिव साइड घुमाना, छोटा डी। ये कैपिटल डी कैपिटल एल इससे रिलेटेड नहीं है, डी और एल ये अलग चीज है, ये कैपिटल डी ये तो असाइन किया है ना। ये तो ग्लिसरैल्डिहाइड जैसी अगर आपको दिखेगा तो कैपिटल डी लगाओगे, तो इन दोनों में देखो H और OH ग्लिसरैल्डिहाइड के डी फॉर्म जैसा दिख रहा है, तो ये तो थियोरेटिकल वैल्यू है। फिर डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर दोनों सेम चीज होते हैं, आप कहते हैं कि सर ये डी है, यहाँ तो एल लगाओ ना, तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, कंपाउंड ही अलग है बेटा। जो ग्लूकोज का डी फॉर्म है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मतलब डी ग्लूकोज का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर, ये कॉन्फ़िगरेशन। और प्रैक्टिकल करके देखा कि ये लाइट को जो है वो राइट साइड घुमा रहा है, इसलिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी छोटा डी या प्लस आ गया इसके लिए। लेकिन यही प्रैक्टिकल जब फ्रक्टोज के लिए किया गया, तो जो डी फ्रक्टोज आया, डी फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी। इसका मतलब डी फ्रक्टोज मतलब OH जिसका राइट साइड में आया फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में, वो प्रैक्टिकल करके पता चला, तो वो तो लाइट को किसकी साइड घुमा रहा है, छोटा एल, मतलब लीवो रोटेटरी या नेगेटिव। इसका मतलब डी एल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट रिलेटेड विद इससे स्मॉल डी स्मॉल एल, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है।
अगर दोनों एक ही चीज होती तो दोनों लिखते क्यों, ये डी लिखते फिर प्लस क्यों लिखते। समझ गए बात। छोटा डी छोटा एल अलग ओके बात है, सर। वो मॉलिक्यूल का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। और कैपिटल डी कैपिटल एल है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर OH किस डायरेक्शन में है। कैपिटल डी का मतलब सिंपल सिंपल इतना सा है, कैपिटल डी का मतलब किसी का भी मॉलिक्यूल का कैपिटल डी है तो इतना सा मतलब है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट साइड में है और कैपिटल एल है तो लेफ्ट साइड में। ये तो देख के बता सकते हो मॉलिक्यूल। लेकिन इनमें से कौन सी मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या कौन सी लीवो रोटेटरी, मतलब स्मॉल डी है या स्मॉल एल, ये हम प्रैक्टिकल के बगैर नहीं बता सकते। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर। ओके सर। अब आ जाओ बेटा वापस लौटते हैं। ये सारी स्टोरी हमने जो चलाई थी वो एसएन रिएक्शन के लिए चलाई थी और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हैं हम और न्यूक्लियोफाइल से हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा है कि RX है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करूंगा तो ये न्यूक्लियोफाइल R से अटैच हो जाएगा और X को हटा देगा, X नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक सिंपल एसएन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसको एसएन बोलते हैं। अब ये एसएन जो है बेटा डिफरेंट टाइप की होती है, टाइप्स। एसएन में हम बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको SN1 भी बोला जाता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड होती है बेटा बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं SN2। एक होती है हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम SNI बोलते हैं, इंटरनल। और एक होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN एरोमेटिक बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। वन बाय वन सारी उठाएंगे अपने। SN1 SN2। मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बेटा, सा नीचे कर दीजिए। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले SN2 से। SN2 से न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर अपने इससे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूं SN2, नाम हो जाएगा बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये किस कंडीशन में हम स्टडी करेंगे इसका, देखो मैकेनिज्म भी देखेंगे। ये देखो SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब हमारे पास सबस्ट्रेट
हमारे पास होता है सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट आपका एल्काइल हैलाइड है, वो लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट जो हो, लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड हो। लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड मतलब जो आपका कार्बन है, sp3 कार्बन जो X से अटैच है, ये sp3 कार्बन लेस हिंडर्ड हो। लेस हिंडर्ड का मतलब है कार्बन sp3 होना चाहिए और 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। अगर ये लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है सबस्ट्रेट, तब क्या होगा? लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल, जो आपका न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बैक साइड ऑफ sp3 कार्बन फ्रॉम लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप है उसके बैक साइड में कार्बन पर इजी अटैक कर सकता है। कब होना चाहिए बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सबस्ट्रेट क्या ध्यान रखना है? लेस हिंडर्ड होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपका, वो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच कर रहा है उसके बैक साइड पर आके अटैक करेगा। कैसे? जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये लेस हिंडर्ड ले लेते हैं। जैसे एज एग्जांपल सबसे बेस्ट होगा, जैसे मैं CH3Br ले लेता हूँ, CH3Br, उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं अपने एज एक्वस KOH, ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया। तो ये रिएक्शन लिख दी मैंने। तो रिएक्शन तो अब सीख चुके ना आप भाई। अगर CH3Br की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है KOH, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट तो आपका ये बन जाएगा ना, CH3OH, एल्कोहल बन जाएगा। यहां तक तो ये हमें क्लियर समझ आ रहा है, ये SN है। अब हमें ये पता करना है कि SN1 है या SN2 है। तो मैकेनिज्म देखेंगे बेटा। तो मैकेनिज्म में देखो कैसे करेंगे हम। ये हटा दूं, ऊपर कर दूं बेटा ये। यस सर। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि CH3Br जो है उस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिख पाएंगे हम। पहले देखो एक्वस KOH, एक्वस KOH पहले ही मैंने बताया, एक्वस KOH का मतलब होता है KOH प्लस वाटर, वाटर एक्सेस में होता है तो KOH डिजोल्व हो जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और आपको ये देता है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जो एक्ट करता है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देते हैं कि अगर CH3Br है तो सपोज ये Br, ये H, ये H और ये H, क्योंकि ये sp3 है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल है। तो अब क्या है कि ये H तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना बेटा, H बहुत छोटे छोटे ग्रुप है। तो इसका मतलब में हिंड्रेंस क्या होगी? लेस होगी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस लेस होगी मतलब इस कार्बन पर इजीली अप्रोच किया जा सकता है। इधर C के साथ सपोज Br है तो यहाँ बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, तो Br इलेक्ट्रॉनों को कुछ अपनी तरफ खींचेगा तो Br नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसी टाइम क्या करेगा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो, इसका मतलब समझ सकते हो आप कि न्यूक्लियोफाइल जो आपके पास है OH नेगेटिव, वो इजीली अप्रोच कर सकता है इस कार्बन पर, क्योंकि एक तो जगह है, हिंड्रेंस बहुत कम है, सीधा आके इस पर अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो इसको बोलते हैं बैक अटैक।
हमेशा बेस्ट जो होता है बैक अटैक होता है ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। तो बैक अटैक करने के लिए जगह भी मिल गई, OH को, और कार्बन पर अप्रोच भी कर गया। अब जैसे ये कार्बन पर अप्रोच करेगा तो बेटा यहां पर एक सीन क्रिएट होगा। वो सीन क्या क्रिएट होगा कि HO आ करके अपना लोन पेयर दे करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। जैसे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा तो Br इधर से जाने लग जाएगा, लिविंग ग्रुप है वो। तो ये धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन दे के कार्बन को दे रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बन रहा है। और यहां पर आपके H लगे हुए रहेंगे। और कुछ टाइम के बाद क्या सीन होगा कि ये आपका Br निकल चुका होगा, ये Br, और OH इससे अटैच हो चुका होगा। तो OH, ये C, ये H इधर आ जाएंगे। ये H हो गया। तो देखो रिएक्टेंट क्या है आपका, रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, देखो अल्कोहल। अल्कोहल। पहली बात तो ये प्रोडक्ट जो बन गया वो आपका अल्कोहल बन गया। दूसरी बात देखो, ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो बीच में ये चीज जो बनी है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बीच वाली को। हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होती है। साइमल्टेनियसली देखो, यहां से बॉन्ड मेक हो रहा है और Br ब्रेक हो रहा है। तो ये जो होती है काफी हाईली अनस्टेबल है, ये जल्दी सी हाईली अनस्टेबल है, जल्दी सी बनके, मतलब हाईली अनस्टेबल का मतलब है हाई एनर्जी की है, हाई एनर्जिक। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग होगा और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये पूरा एक ही स्टेप है बेटा। देखो OH आया, बैक अटैक किया OH ने, न्यूक्लियोफाइल ने, और बैक अटैक करके इसको इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बना ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट दिखाया, ट्रांजिशन स्टेट से आपका अल्कोहल बन गया। तो इस रिएक्शन को बोल रहे हैं वन स्टेप रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन जा रही है, वन स्टेप रिएक्शन। और किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है, थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, वन स्टेप रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में वन स्टेप है, तो इस रिएक्शन का रेट देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। रेट में क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और रिएक्टेंट भी आ रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट जो है न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है बेटा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका रेट केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर देख रहे हैं तो इसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, उसका भी रोल आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, इसकी ऑर्डर सेकंड आएगी और इट इज नोन एज SN2 रिएक्शन। ऊपर करूं बेटा, इसको ऊपर कर दूं। अब देखो, तो इस चीज को क्या बोलोगे आप, वन बाय वन अब आंसर दो सब क्वेश्चन के। इसका मतलब इसमें पहला पॉइंट ये केमिकल काइनेटिक्स से आंसर देंगे हम। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या कह रही है कि ये जो रिएक्शन है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन depends upon concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. Rate in वन स्टेप रिएक्शन, हमारी स्टेप रिएक्शन ही वन है ये। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, आप देख रहे हो उसका ऑर्डर फर्स्ट है, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उसका ऑर्डर भी फर्स्ट है। तो रेट अगर ये हो गया, रेट ये हो गया, तो बेटा रेट में जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, तो रेट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, सबस्ट्रेट यहां एल्काइल हैलाइड है, CH3Br था उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट, और न्यूक्लियोफाइल यहां पर OH नेगेटिव है उसके रिस्पेक्ट फर्स्ट। तो ऑर्डर कितना आ गया रिएक्शन का? सो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 2। सिंस order of this SN reaction is 2, so it is called, क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, मतलब SN2 रिएक्शन। तो नाम बाई मोलिक्यूलर है, लेकिन बाई मोलिक्यूलरिटी नहीं है। बाई क्या है यहां पर? 2 क्या है? ऑर्डर है, मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग है ना। तो ऑर्डर 2 होता है एक्चुअल में बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। तो बाई मोलिकुलर तभी तो हो पाएगी जब हिंड्रेंस, लेस हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये सबस्ट्रेट होगा और उसके पास न्यूक्लियोफाइल अपोजिट अटैक करेगा, तब जाकर के आएगा ये। तो 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, अब क्या बना सकते हो आप? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जैसा हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया था। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, और उसका ग्राफ खींचते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट से या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। यहां पर देखो, सपोज आपने एल्काइल हैलाइड लिया, पहले रिएक्टेंट लिया CH3Br, रिएक्टेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो उन दोनों की एवरेज एनर्जी ली हमने। तो आप देखो कि आप 1 स्टेप रिएक्शन ऐसे बनाते थे, एक हाइट लेके और नीचे आ गया आप, यहां पर आपका अल्कोहल बन गया और यहां पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 स्टेप रिएक्शन में, हर एक स्टेप में एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बना दिया। अब ये बेटा डिपेंड करेगा कि स्टेप कितने हैं। तो ये एक ही आपकी हाइट जा रही है, इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और 1 स्टेप रिएक्शन। अब 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें एक चीज देखो, सपोज मैं आपको बोल देता कि एज एग्जांपल मैं कह देता कि CH3Br की वाटर के साथ रिएक्शन कराओ और CH3OH बनाओ, तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती? क्या होती? तो देखो CH3OH और HBr बनाओ। तो इसमें बेटा देखो, अगर OH नेगेटिव एक्वस KOH था तो डायरेक्ट अलग बात थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे स्टेप बढ़ जाएगा? जब आप ये इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म सोचोगे तो आंसर अपने आप मिलेंगे। भाई ये तो क्लियर चीज है। देखो अब क्या होगा कि CBr H सबसे पहले क्या आएगा? H। अब वाटर जो है वो अटैक करेगा इस पर, वाटर अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी।
ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज, और फिर बाद में Br निकल जाएगा और HOH CH3 के साथ अटैच हो गया। लेकिन अभी एक स्टेप और पड़ा है बेटा, बिकॉज इस बार सीधा आपका OH नेगेटिव नहीं था, इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या था? न्यूक्लियोफाइल था वाटर। यहां पर जो आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हो वो न्यूक्लियोफाइल वाटर है, तो वाटर में एक स्टेप आगे और जाना पड़ेगा आपको, वो होगा H पॉजिटिव आयन को भी छोड़ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब जो हुआ आपका ये वाला स्टेप फर्स्ट, यहां से स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड आएगा। स्टेप सेकंड में जो वाटर का H है वो अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो H पॉजिटिव ये निकाल देगा माइनस, अब जाके आपका OH बन जाएगा। तो है तो अब भी SN2 रिएक्शन, लेकिन अगर OH नेगेटिव की जगह पर वाटर ले लिया तो एक स्टेप और बढ़ गया। तो अब ये वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इफ वी टेक वाटर न्यूक्लियोफाइल at the place of OH negative, then this SN2 reaction is contain two step. सीधा this SN2 reaction contains two step। तो जरूरी नहीं है, रट्टा नहीं लगाना कि SN2 वन स्टेप ही होता है, टू स्टेप्स। ये डिपेंड करता है कि आप सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या लेते हो। तो इसका टू स्टेप है तो टू ट्रांजिशन स्टेट आएंगी, जितने स्टेप होते हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं। तो ये जब ग्राफ बनाओगे तो बेटा दो बनाना ट्रांजिशन स्टेट, ये ऐसे बन जाएगा। तो पहली ट्रांजिशन स्टेट पहले स्टेप की, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट दूसरे स्टेप की। तो यहां आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसा आ जाएगा। है SN2 ही, रिएक्शन SN2 है क्योंकि लेस हिंडर्ड है एल्काइल हैलाइड, वो एल्काइल हैलाइड तो लेस हिंडर्ड ही है। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखो, अभी तो आपने पढ़ा है SN रिएक्शन, लेकिन SN में भी डिपेंड करेगा कि SN में अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो लेस हिंडर्ड है तो न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से जुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट पर भी। तो ऐसी रिएक्शन को SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन होती है, बैक अटैक के थ्रू होती है। इसकी केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर सेकंड आता है, दैट्स व्हाई इसको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। और अब फिर देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, बैक अटैक करने पर क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे फर्क पड़ेगा? अगर कायरल सेंटर होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर फर्क पड़ेगा, कायरल सेंटर नहीं है तो कोई मतलब की बात नहीं होती है। तो ये हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर नेक्स्ट इसमें इसी टाइप से फिर SN1 की देखेंगे, फिर हम SN एरोमेटिक देखेंगे। तो ये इसी चैप्टर में अब चलना है हमारा। तो लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है तो SN तो होगा, लेकिन SN2 टाइप का होगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट? नो सर, बाय सर। ओके बेटा, ओके, मैं अब लीव कर रहा हूँ।